बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 8 का चैप्टर 1 का लेक्चर देखेंगे और स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर हम उसकी एक्सरसाइज को देखेंगे, क्योंकि हम टॉपिक वाइज जो लेक्चर थे वो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एंड कर चुके हैं। आज हम ये देखेंगे एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन कौन से अवेलेबल है और उनके फिर आंसर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। ग्रेड 8 स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम एंड डिवाइसेस। आज हम इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे और आज ही हम इस चैप्टर को एंड भी कर देंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये देखते हैं एक्सरसाइज ए के अंदर हमारे पास कौन से क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मीन इसको हम इन शॉर्ट एमसीक्यूज का नाम भी देते हैं कि आपको एक स्टेटमेंट अवेलेबल है, उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट आपके पास कुछ ऑप्शंस होती हैं। जिस तरह इस केस के अंदर आपके पास ए, बी और सी तीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपने जो बेस्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करनी होती है और बताना होता है ये उसका आंसर है। स्टूडेंट्स, इसके लिए 2-3 टिप्स आपको याद होनी चाहिए। वो क्या है कि आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड आउट करना है और कई दफ़ा ये होता है कि स्टेटमेंट के अंदर से आपको आंसर या आंसर का हिंट ज़रूर मिल जाता है, तो आप उस हिंट को यूज़ करते हुए अपनी बेस्ट ऑप्शन जो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको आंसर या आंसर का हिंट नहीं मिलता तो स्टेटमेंट को जब आप रीड आउट करेंगे तो ये देखेंगे ये स्टेटमेंट आपके बुक के किस टॉपिक से रिलेटेड है। फिर उस टॉपिक से हमने जो लेक्चर लिया था उस लेक्चर के कॉन्सेप्ट्स को माइंड में लेके आए और फिर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि आपको बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। उसके बाद आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं ए, बी और सी, इन तीनों ऑप्शंस को आपने रीड आउट जरूर करना है। ऐसा नहीं कि अगर आपको ऑप्शन ए जो है वो सही दिखाई देती है तो आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और बी और सी को आप रीड नहीं करते। आपने बी और सी को भी रीड करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि उन क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शन ए भी आपकी ठीक होती है, ऑप्शन बी भी ठीक होती है और सी में लिखा होता है ऑल ऑफ अबव, मीन ए बी दोनों सही है, तो सी उस केस में आपके फिर जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट की जाएगी। लेकिन अगर आपको ऑप्शन ए सही लगती है तो आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इस केस में फिर गलत होगा, क्योंकि आपका आंसर जो होना चाहिए था वो ऑप्शन सी होना चाहिए था। तो इसलिए आपने स्टेटमेंट के साथ साथ जो ऑप्शंस हैं उनको भी रीड आउट अच्छी तरह करना है ताकि आप गलती ना कर सकें। तो सर नंबर 1 देखते हैं। व्हेन वी प्रेस अ की ऑन द कीबोर्ड, द की प्रेस्ड इज स्टोर्ड इन ए बफर नोन एज। और सर अभी मैंने आपको ये बताया कि आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़ना है और सबसे पहले आपने ये देखना है कि स्टेटमेंट के अंदर आंसर मौजूद है या उसका हिंट मौजूद है या नहीं मौजूद। इस स्टेटमेंट के अंदर से आपको आंसर मिल रहा है, कैसे मिल रहा है लेट्स सी। एक दफा फिर इसको रीड आउट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। व्हेन वी प्रेस अ की ऑन द कीबोर्ड, द की प्रेस्ड इज स्टोर्ड इन अ बफर नोन एज। ऑप्शंस को देखते हैं आप। की इन बफर, बी इज की ऑन बफर एंड सी इज कीबोर्ड बफर। अब यहां पे आप स्टेटमेंट के अंदर अगर देखें तो कीबोर्ड से आप की एक प्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कीबोर्ड से रिलेटेड कोई चीज आप जो है वो आंसर में भी आपके आनी चाहिए। देन आप बात करें तो की प्रेस्ड इज स्टोर्ड इन अ बफर, कि बफर के अंदर जो है वो की स्टोर हो रही है। अब कीबोर्ड की है और बफर के अंदर स्टोर हो रही है, तो इसका मतलब है कि कीबोर्ड बफर आंसर हो सकता है। तो आपको दोनों कीवर्ड्स यहां से ही मिल गए। अब ये आंसर आपके ऑप्शंस के अंदर अगर ऑप्शन सी आप देखें तो वहां पे मौजूद है कीबोर्ड बफर। तो इसका मतलब है कि इस स्टेटमेंट में आपको आंसर जो है वो आपके स्टेटमेंट से ही आपको मिल गया। तो इस तरह लॉजिकली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आप तब अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब आपने लेक्चर्स अच्छी तरह सुने होंगे, फिर आप इसको अंडरस्टैंड करके तो आंसर सही लिख सकते हैं। तो इस केस के अंदर फिर स्टूडेंट हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कीबोर्ड बफर। नंबर 2, मॉडर्न कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन द। आपके जो कंप्यूटर्स आजकल यूज होते हैं उनको मॉडर्न कंप्यूटर्स का नाम देते हैं। वो किस पे बेस करते हैं? ए इज पी आई ओ साइकिल, बी इज आई पी ओ साइकिल, सी इज पी ओ आई साइकिल। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पी आई और ओ से बनता क्या है, तो फिर उसके बाद आप अंडरस्टैंड करेंगे कि आपका ये सही है ऑप्शन, बी सही है या सी सही है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है पी का। आपको पता है कि इस साइकिल के अंदर पी क्या होता है? प्रोसेसिंग के लिए हम यूज करते हैं। आई यूज करते हैं हम इनपुट के लिए और ओ यूज करते हैं हम आउटपुट के लिए। तो इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग। अब इसको हम इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं तो इसका मतलब सबसे पहले क्या करते हैं? आप इनपुट करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शंस में सबसे पहले आई कहाँ पे लिखा हुआ है। ए में आपकी फर्स्ट ऑप्शन जो दी हुई है ए, उसमें पी है यहाँ पे, बी में आई है, सी में भी पी है। इसका मतलब है कि हम अगर लॉजिकली देखें जिस तरह हम काम करते हैं कंप्यूटर के ऊपर तो हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं, मीन इनपुट सबसे पहले देते हैं। तो ये आंसर हमारा होना चाहिए। लेट्स सी, आगे देखते हैं। उसके बाद आपका कंप्यूटर जो है उसको प्रोसेस करता है, तो आई के बाद पी होना चाहिए, यहाँ पे पी मौजूद है। और देन आपको मॉनिटर के ऊपर या एलसीडी के ऊपर वो लिखा हुआ नजर आता है कैरेक्टर जो आप कीबोर्ड से प्रेस कर रहे हैं, तो आपको आउटपुट नजर आ रही है।
इसका मतलब है आपका ये जो बी ऑप्शन है ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको रिलेट करें, आप जो काम कर रहे हैं कंप्यूटर को आप यूज़ करते हैं तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि सबसे पहले इनपुट होती है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट होती है। तो इसका मतलब कि इस केस के अंदर आपकी जो ऑप्शन बी है ये आपकी ऑप्शन जो है वो बेस्ट ऑप्शन होगी, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स देखते हैं नंबर 3 के अंदर हमारे पास कौन सा क्वेश्चन अवेलेबल है और उसका जो बेस्ट आंसर है वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी। नंबर 3, which of the following is not a part of CPU? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर का पार्ट जो होता है वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक आपका मेमोरी यूनिट होता है और एक आपका ALU मीन अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा ये पूछी जाती है। अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा पार्ट है जो नहीं CPU का पार्ट। लेट्स सी। ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट मीन CU, B इज मेमोरी यूनिट मीन MU और C इज LU। स्टूडेंट्स LU के नाम से हमने कोई भी ऐसा पार्ट नहीं पढ़ा जो CPU का हिस्सा हो। ALU हमने जरूर पढ़ा था, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, लेकिन यहाँ पे सिर्फ LU लिखा है। इसका मतलब है कि आपकी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड इस केस के अंदर जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप वो ऑप्शन C होगी। LU इज नॉट अ पार्ट ऑफ द CPU। अगर यहाँ पे ALU होता तो फिर ये भी पार्ट CPU का होता। नंबर 4 इज MDR स्टैंड्स फॉर। लास्ट में R है तो डेफिनेटली ये क्या चीज हो सकती है? ये रजिस्टर हो सकता है। और रजिस्टर आपको पता है क्या होता है? फास्टेस्ट मेमोरी इनसाइड द CPU या इनसाइड द कंप्यूटर आप कह सकते हैं उसको। M स्टैंड फॉर मेमोरी, R स्टैंड फॉर रजिस्टर। D से आपने ये देखना है कि क्या है। ऑप्शंस देख लेते हैं। मेमोरी डायरेक्शन रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर एंड मेमोरी डायरेक्टरी रजिस्टर्स। स्टूडेंट्स इसमें से आपको ऑप्शन बी जो है वो सबसे ज़्यादा जो फिजिबल लग रही है, क्योंकि हमने मेमोरी डाटा रजिस्टर के बारे में डिटेल के साथ लेक्चर्स के अंदर पढ़ा भी था। तो इस केस में आपकी जो ऑप्शन होगी वो ऑप्शन बी आप सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह आप MCQs जो क्वेश्चंस के आंसर जो वो लिख सकते हैं, लेकिन अगेन लेक्चर्स आपने अच्छी तरह समझने, फिर आप इनके आंसर जो सही लिख सकते हैं, अदरवाइज फिर तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको कुछ कीवर्ड्स अवेलेबल हैं और उसके बाद आपको स्टेटमेंट दी जाती है। उस स्टेटमेंट में एक ब्लैंक स्पेस है जिसमें आपने इन्हीं कीवर्ड में से कोई अप्रोप्रिएट कीवर्ड जो है वो मेंशन करना होता है। स्टूडेंट्स अगर ये कीवर्ड आपको ना भी गिवन हो तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा अप्रोप्रिएट कीवर्ड जो है वो लिखा जाएगा, लेकिन इस केस में अवेलेबल है तो हम इसी को यूज कर लेते हैं। एक है रजिस्टर्स, प्रिंटर एंड इलेक्ट्रॉनिक। सो फर्स्ट वन इज रैम इज एन डैश मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो आपकी होती है वो कौन सी मेमोरी होती है? क्योंकि आपका कंप्यूटर भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो रैम भी आपकी कौन सी मेमोरी है? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक। नंबर 2, फॉर एडिंग टू नंबर्स यूजिंग द ALU। ALU के अंदर अगर आप दो नंबर्स को ऐड करते हो तो उसके बाद फास्ट मेमोरी डिवाइसेस। अब यहाँ पे ये आपका कीवर्ड है फास्ट मेमोरी डिवाइसेस। अब ये आपने देखना है कि आपके कंप्यूटर के अंदर फास्टेस्ट मेमोरी डिवाइसेस कौन सी होती है। फास्ट मेमोरी डिवाइसेस कॉल्ड डैश आर यूज्ड इनसाइड द ALU। ALU आपका पार्ट होता है किसका? CPU का। और आपको पता है कि CPU के अंदर कौन सी फास्टेस्ट मेमोरी होती है? रजिस्टर्स मेमोरी होती है। मेन रजिस्टर्स यहाँ पे आपका आंसर आएगा, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ रजिस्टर्स। नंबर 3, अ डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस आपके पास डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस मौजूद होती हैं। आपके पास प्रिंटर भी होता है, आपके पास मॉनिटर भी होता है, आपके पास स्पीकर्स भी हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगी वो आपकी प्रिंटर है, तो आप प्रिंटर ही यहाँ पे मेंशन करेंगे। प्रिंटर। सो अ प्रिंटर इज द एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। अब स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर और कौन से क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल है और उनका आंसर फिर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लेट्स सी। सो एक्सरसाइज सी है हमारे पास, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। मीन इसको आप ट्रू फॉल्स भी कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट आपको दी गई है आपने ये देखना है स्टेटमेंट आपकी राइट है या रॉन्ग है। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। नंबर 1 इज कंप्यूटर रन्स ऑन मैकेनिकल एनर्जी। याद रखिएगा कंप्यूटर आपकी कौन सी डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो मैकेनिकल नहीं इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे होता है, तो आप इसको सही कह सकते थे। तो इसका मतलब है कि आपकी ये जो स्टेटमेंट है दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नंबर 2, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम इज अ फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइस। अब आपको आउटपुट डिवाइस का आइडिया होना चाहिए। आउटपुट डिवाइस कौन सी डिवाइस होती है? जो आपको मीन यूजर को
जो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, मीन आपकी मॉनिटर स्क्रीन, आपके प्रिंटर्स, और उसके अलावा जो है आपके पास स्पीकर्स मौजूद होते हैं, ये आउटपुट डिवाइसेस आपकी। रैम बेसिकली क्या चीज़ है? रैम इनफैक्ट आपकी मेमोरी डिवाइस है, तो इसका मतलब कि आउटपुट डिवाइस ये नहीं है, तो हम इसको रॉन्ग कर देते हैं। नंबर 3, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या ALU इज द सब सिस्टम ऑफ द CPU। आपको पता है कि CPU के जो पार्ट्स होते हैं उसमें कंट्रोल यूनिट है, ALU है, आपकी मेमोरी यूनिट है, तो ALU जो इज द सब सिस्टम ऑफ द CPU, ये आपकी राइट स्टेटमेंट है। नंबर 4, एक्सेस फ्रॉम एंड आउटपुट टू द रजिस्टर इज स्लो। फ्रेंड्स, रजिस्टर के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह पता है। अभी आपने तमाम एक्सरसाइज के अंदर देखा, आपको रजिस्टर्स के बारे में क्वेश्चंस लाजमी पूछा गया है, तो एग्जाम्स के अंदर भी आपसे क्वेश्चन रजिस्टर्स के बारे में लाजमी पूछा जाता है। तो याद रखिए, रजिस्टर्स आर फास्टेस्ट मेमोरी। तो यहाँ पे अगर मेंशन है कि एक्सेस फ्रॉम एंड आउटपुट टू द रजिस्टर इज स्लो, इसका मतलब है कि ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगी, क्योंकि रजिस्टर्स आपकी फास्टेस्ट मेमोरी है, तो वो स्लो रिस्पॉन्स कैसे कर सकते हैं? तो ये आपके क्रॉस हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप जो है राइट और रॉन्ग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टेटमेंट देखें, उसको अच्छी तरह रीड आउट करें, समझें और देखें कि ये स्टेटमेंट आपकी राइट है या रॉन्ग है। अब एक्सरसाइज डी की तरफ चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको एक क्वेश्चन गिवन है, आपने उसका शॉर्ट जो आंसर है वो आपने मेंशन करना होता है। नंबर 1 इज हाउ डज द की प्रेस्ड ऑन कीबोर्ड रीच द मॉनिटर। फ्रेंड्स, लेक्चर्स के अंदर हमने इसकी डिटेल पढ़ी थी, मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया कि टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 6 है वहाँ पे इसका आंसर डिटेल से मौजूद है, लेकिन आपने इससे रिलेटेड जो लेक्चर है उसको सुनते हुए आंसर को खुद से लिखने की कोशिश करनी है। आपको आइडिया होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर आप कीबोर्ड से की प्रेस करते हैं तो वो कीबोर्ड से की जो प्रेस होती है वो आपके मॉनिटर तक कैसे पहुंचती है। आपको पता है उसके लिए कीबोर्ड बफर जो है वो यूज होता है, की उसके अंदर स्टोर होती है और देन फिर प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, आपके मॉनिटर के ऊपर उसको शो करवाया जाता है। लेकिन इस चीज़ को आपने अपने वर्ड्स में लिखना है, क्योंकि अगर आप अपने वर्ड्स के अंदर इस आंसर को लिखेंगे तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। लेकिन अगर आप जब बुक से सिर्फ इसको रीड करेंगे और बुक से सिर्फ इसको याद कर लेंगे तो उससे एग्जाम के अंदर आपको जो वो ये आंसर याद ना रह सके। तो इसलिए याद रखना है, आपने अपने वर्ड्स में इसको लिखने की कोशिश जरूर करनी है। नंबर 2, व्हाट इज द पर्पस ऑफ MAR। एंड पे आर है, इसका मतलब ये कोई रजिस्टर है। M स्टैंड फॉर मेमोरी, R स्टैंड फॉर रजिस्टर, A स्टैंड फॉर एड्रेस, D होता है डाटा, A इज एड्रेस, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो आपको मैंने बहुत डिटेल के साथ कॉन्सेप्ट बताया था लेक्चर के अंदर कि एड्रेस का कॉन्सेप्ट होता क्या है, तो आपने उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए जो है आपने आंसर खुद से लिखने की कोशिश करनी है। आपके रेफरेंस के लिए मैंने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 8 बता दिया है, वहाँ पे इसका आंसर मौजूद है। आप वहाँ से कीवर्ड्स ले सकते हैं और अपने वर्ड्स में उसको फिर सेंटेंसेस के अंदर जब लिख भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देखते हैं नंबर 3 के ऊपर हमारे पास कौन सा क्वेश्चन अवेलेबल है और उसका आंसर फिर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लेट्स सी। नंबर 3, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ मॉनिटर्स। मॉनिटर्स की डिफरेंट काइंड्स कौन सी है? हमने लेक्चर से देखा था कि आपके LCD होते हैं या आपके CRT मॉनिटर्स जो होते हैं। तो आपके रेफरेंस के लिए टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 9 है, वहाँ पर उनकी डिटेल मौजूद है, एक्सप्लेनेशन मौजूद है, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप लोग उससे रिलेटेड जो लेक्चर था उसको सुनते हुए जो आंसर उस लेक्चर से खुद लें और उसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब लास्ट में देखते हैं कि एक्सरसाइज F जो हमारे पास है वो क्या है। इनफैक्ट एक्सरसाइज जो F है वो एक क्विज है। क्विज का क्या मतलब है कि आप अगर बुक आपके पास मौजूद है, अगर नहीं मौजूद तो बुक से आप देख सकते हैं कि बुक के ऊपर आपको एक पजल दिया हुआ है। पजल के अंदर क्या है कि आपकी ग्रिड लाइन का पजल है और उसके ऊपर आपके जो रोज एंड कॉलम्स के अंदर लेटर्स आपको मेंशन है। आपने उसमें से जो है वो पजल में से आइडेंटिफाई करना है इन स्टेटमेंट्स का आंसर और फिर वो यहाँ राइट डाउन करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको सोल्यूशन के तौर पे ही इनका आंसर यहाँ पे राइट डाउन कर दूंगा। उस पजल के ऊपर आप लोगों ने खुद से आइडेंटिफाई करना है कि वो आंसर कहाँ पे मौजूद है, लेकिन आपने उसको लाजमी करना है क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स, इसको ढूंढने का एक तरीका होता है, तरीका कि जो भी आंसर आपको दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ नंबर 1 इज एन इनपुट डिवाइस, कि इनपुट डिवाइसेस आपके पास कौन कौन सी हैं। अब इनपुट डिवाइसेस बहुत सारी हैं, लेकिन उस पजल के ऊपर जो इनपुट डिवाइस मेंशन होगी आपने वही यहाँ मेंशन करनी है। उस पजल के ऊपर कीबोर्ड के नाम से इनपुट डिवाइस आपकी मौजूद है। अब अगर आपने कीबोर्ड को आइडेंटिफाई करना है तो कीबोर्ड स्टार्ट फॉर के, तो आप सबसे पहले ये देखें कि रोज एंड कॉलम्स के अंदर के कहाँ कहाँ मेंशन है। के से फिर आप देखें कि के इर्द गिर्द जितने भी आपके राइट, लेफ्ट, अपर, बॉटम के ई कहाँ पे मौजूद है, और उससे फिर आप जो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि कैसे कीवर्ड्स जो है वो आपको आइडेंटिफाई हो सकते हैं या आप कैसे जो इनके आंसर यह पजल से आइडेंटिफाई करके जो वो मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं और ढूंढ भी सकते हैं। तो यहाँ पे पहला देखते हैं हम, एन इनपुट डिवाइस
स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आपकी क्या है, कीबोर्ड। तो मैं यहाँ कीबोर्ड मेंशन कर देता हूँ, कीबोर्ड। तो आपके पजल के ऊपर कीबोर्ड का कीवर्ड मौजूद है, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है और फिर आपने खुद से ये काम करना है। नंबर 2, ए डिवाइस यूज टू कन्वर्ट ह्यूमन सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसके बारे में हमने बात की थी कि आपके जो माइक्रोफोन होते हैं वो ये काम करते हैं। माइक्रोफोन में हम लोग बोलते हैं, मीन ह्यूमंस बोलते हैं, उनकी स्पीच जो कैप्चर होती है और माइक्रोफोन क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइक्रोफोन, माइक्रोफोन। नंबर 3, पार्ट ऑफ द सीपीयू। अब सीपीयू के पार्ट आपके कंट्रोल यूनिट भी है, एएलयू भी है, मेमोरी यूनिट भी है, लेकिन आपके पजल के अंदर एएलयू का जो कीवर्ड है वो मौजूद है। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ एएलयू। नंबर 4, एन आउटपुट डिवाइस। और स्टूडेंट्स आउटपुट डिवाइस आपको पता है प्रिंटर भी हैं, आपके मॉनिटर्स भी हैं, आपके स्पीकर्स भी हैं, लेकिन आपके पजल के ऊपर जो है वो मॉनिटर लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ पे जो मेंशन करना है आंसर, वो मॉनिटर ही मेंशन करना है। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ मॉनिटर, मॉनिटर। नंबर 5, अ रीजन ऑफ फिजिकल मेमोरी टू स्टोर डेटा। मेमोरी का कोई रीजन है, मीन मेमोरी का पार्ट है। इसका मतलब मेमोरी का पार्ट जो है उसके बारे में हमने एक ही चीज़ पढ़ी थी, बफर, कि बफर भी एक मेमोरी ही होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगा, वो बफर ही आएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं बफर। अब स्टूडेंट्स इन आंसर्स को आप पजल के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मैंने आपको बता दिया। कीबोर्ड के लिए आप के को पहले चेक करें, के कहाँ पे मौजूद है। माइक्रोफोन के लिए आप एम को चेक करें, एम कहाँ पे मौजूद है, और जहाँ जहाँ एम मौजूद है उससे रिलेटेड जो है आप कीवर्ड्स देखें कि आई किसके साथ है, और फिर देखें माइक्रोफोन कैसे बनता है। देन ए चेक करें, फिर एम और फिर बी। देन आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पजल के ऊपर ये आंसर कहाँ पे मौजूद है, और ये आपने करके ज़रूर देखना है। तो सिर्फ आज का बेसिकली हमारा जो लेक्चर था वो हमारे जो यूनिट या हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसका लास्ट लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज की बात की। स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरह इसको याद रखना है, क्योंकि आपके जो आगे चैप्टर्स होंगे उसके अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी जो हमने अभी रीड आउट की हैं या समझी हैं। क्योंकि आपका ये पहला चैप्टर है, ये बेस बनेगा आपके आगे वाले चैप्टर्स की। तो आपने अच्छी तरह इसको याद रखना है, अच्छी तरह समझना है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।